हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आज आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 7 है, यानी कि संस्कृत। आज जो है हम लोग उसका 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम लोगों ने 2018 का पेपर डिस्कस तो किया है, लेकिन क्या हुआ था कि 2018 में जब आपका संस्कृत का पेपर आया था, तो वो आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, यानी आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि संस्कृत का पेपर फिर से हुआ था, रीपेपर हुआ था, यानी दोबारा पेपर हुआ था। तो इस वजह से इसको भी हम लोग सॉल्व करा दे रहे हैं। तो देखिएगा, तो आपका जो संस्कृत का पेपर है वो 1 घंटे का होता है और 25 मार्क्स के टोटल होते हैं। ठीक है, और 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला आपका बहुविकल्पी होता है, सेकंड आपका अति लघु उत्तरीय होता है और थर्ड आपका लघु उत्तरीय होता है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वृषभ शब्द का अर्थ है, यानी आपका वृषभ संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ पूछ रहा है। तो भैंस, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है आपका कुत्ता। तो देखिएगा, आपके वृषभ शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो भैंस होता है। वृषभ को हिंदी में भैंस बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संख्या होती है, यानी ऐसी संज्ञा जो गुण बताए, जो दोष बताए, जो दशा बताए, वो अवस्था बताए, वो कौन सी संज्ञा होती है? क्या वो जातिवाचक संज्ञा होती है, या ऑप्शन ब है समूहवाचक संज्ञा, या ऑप्शन स है आपका भाववाचक संज्ञा, या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा? तो देखिएगा, जो संज्ञा गुण दोष दशा या अवस्था बताते हैं ना, वो आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, ऑप्शन ए है आपका से या के द्वारा, और आपका दूसरा ऑप्शन है के लिए, और तीसरा ऑप्शन है में पर, और आपका ऑप्शन द है काके की। तो देखिएगा, आपकी षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका काके की। ठीक, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आपके काके की होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो आपका पत्तियों में विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या है आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, यानी पूछ रहा है कि आपकी अयाची में कौन सा लकार है। तो ये आपके लंग लकार है। ठीक, अयाची में आपका लंग लकार है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको संस्कृत बहुत वीक है या आपको संस्कृत नहीं आता है, तो संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चीजें करनी है। ठीक, पहली चीज तो ये कि आप 1 से लेके 20 तक संस्कृत का जो आपका अंक होता है ना, जैसे 1 से 20 तक संस्कृत में अंक आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्या है, दूसरा आप धातु रूप याद कर लीजिए, 5 लकार का। तीसरा है आपका शब्द रूप याद कर लीजिए। ठीक, और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जियों के नाम, फल के नाम, ठीक, आप पशु के नाम, आसपास की जो वस्तुएं हैं उनका नाम संस्कृत में याद करें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरी में, और 6 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपका बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी एक एक नंबर का होता है, और लघु उत्तरी आपका 2 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए, यानी जामुन, आम, कद्दू, करेला, ये आपके जो है फल सब्जी दोनों मिक्स है, इनका जो है संस्कृत में नाम लिखना है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिएगा, फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में पूछ रहा था, तो जामुन को संस्कृत में बोलते हैं जम्बू फलम। क्या बोलते हैं? जम्बू फलम। आम को संस्कृत में बोलते हैं आम्रह और रसालह।
एक चीज और देखिएगा, बहुत सारी बुक में कोई और नाम दे दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोग हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, सेम संस्कृत में एक ही शब्द के आपको अनेक नाम देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं। जामुन को क्या बोलते हैं? जम्बू फलम बोलते हैं। आम को बोलते हैं आम्रह या रसाला। कद्दू को बोलते हैं कुष्मांड। और करेला को बोलते हैं कारवेला या फिर कंठिलिकम। ठीक, ये आपके नाम है संस्कृत में। जामुन का जम्बू फलम, आम का आम्र रसाला, कद्दू का कुष्मांड और करेला का कारवेलम और कंठिलकम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में पूछ रहा है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो देखते हैं, विदुषा शब्द पूछ रहा है किस विभक्ति और वचन में है। आप लोग पेपर उठा के एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, उसको देखिएगा, फिर आपको आइडिया लगेगा कि किस पार्ट से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, वही अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो भी आप संस्कृत में आराम से पास हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत से बहुत घबराते हैं और जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, चलिए विदुषा शब्द का देखते हैं। तो पूछ रहा है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो विदुषा शब्द में आपकी तृतीया विभक्ति है और आपका एक वचन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में पूछ रहा है, युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। यानी युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, यानी बस ये पूछा है। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। ये आपका त्वम युवाम युवम जो नहीं है, सातौते त्वम युवाम युवम, वही जो आपका मध्यम पुरुष वाला है, त्वम युवाम युवम, उसी का है, यही युष्मत है। ठीक है, और आपका इसमें पूछ रहा है तृतीय विभक्ति बहुवचन का, तो त्वाम युवाम युष्मान, तो आप ये लिखेंगे आंसर। ठीक है, यही आंसर है आपका। तृतीय विभक्ति बहुवचन में आपका युष्मत का रूप युष्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो वृक्ष शब्द का आपकी पंचमी विभक्ति जो है पूछ रहा है, वो भी एक वचन में। तो वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में होता है वृक्षात। क्या होता है आपको? वृक्षात होता है। अगला देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 10 पूछ रहा है क्वेश्चन में, यह एक सूक्ति है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। हिता मनोहरी च दुर्लभ वचन। ठीक, इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए, यानी इस सूक्ति का अर्थ क्या होता है हिंदी में, वही लिखना है। तो देखिएगा, इसका अर्थ होता है कि हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती। यानी अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है आपके हित के लिए, अगर आपकी भलाई के लिए वह चीज आपको बता रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बात आपको अच्छी लगी। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स आपके अगर आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, आपको पढ़ने लिखने के लिए डांटते हैं, किसी अच्छे बुरे काम के लिए रोकते हैं, तो आपको वहां पे क्या लगता है, वो बातें बुरी लगती हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है, हितकारी मतलब क्या होता है, आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए। तो अगर आपके अच्छे के लिए कोई बात कही जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो बात आपको प्रिय लगे। वही कहा जा रहा है कि हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अति लघु उत्तरी का। सेवक स्वकार्यम अकरोत्, इसका आपका हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी अभी संस्कृत में दिया है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें आपका होगा कि नौकर ने अपना कार्य किया। ठीक, क्या हुआ, नौकर ने अपना कार्य किया। चलिए अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। आपका इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी आपके 14 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। अभी मैंने आपको बताया ये 2 नंबर का है, आप इतना लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, क्री धातु का आपके लट लकार में तीनों वचन और तीनों पुरुष में पूछा है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। वचन आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक,
चलिए, द्विधातु का लट्लकार पढ़ते हैं, जैसे पद्धति का चलता है वैसे आपका द्विधातु का भी चलेगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ठीक। करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुरवः, कुर्मः, ये आपके द्विधातु का लट्लकार है। तीनों पुरुष तीनों वचन में। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, उसको देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है 13 में, सॉरी, अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। यानी अस्मद विभक्ति है, आपके तृतीया विभक्ति तीनों वचन में लिखना है। अब देखिए अस्मद शब्द क्या है, जो अहम आवाम वयम है ना, युष्मद में क्या था, त्वम युवाम युवम था, और अस्मद में क्या है आपका अहम आवाम वयम वाला है, ठीक है। तो आपका तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन में पूछा है। तो क्या होगा आपका, मया आवाभ्याम अस्माभिः, ठीक। मया आवाभ्याम अस्माभिः। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 14 क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में, दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण दे तथा उसकी वर्णन करें। यानी आपको दृश्य सामग्री क्या होता है, श्रव्य सामग्री क्या होता है, इसको आपको बताना है, और उसका एक एक आपको उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी देना है। तो समझिएगा, दृश्य साधन क्या होता है, दृश्य मीन्स क्या होता है, देखना। तो ऐसे साधन, ठीक, ऐसे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करते हैं, वो आपके दृश्य साधन कहलाते हैं। यानी ऐसे साधन जिससे क्या होता है, बच्चे उनको देखकर जल्दी सीखते हैं, वही आपका दृश्य साधन कहलाता है। जैसे आपका मानचित्र हो गया यानी मैप हो गया, मॉडल हो गया, चित्र हो गया, श्यामपट्ट हो गया। जब बच्चों को जियोग्राफी पढ़ाई जाती है तो जब मैप का यूज किया जाता है, यानी बच्चों को मैप को दिखा के जब पढ़ाया जाता है, तो बच्चे चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है, दृश्य साधन ऐसा साधन होता है जिनमें बच्चे देख कर चीजों को जल्दी सीखते हैं, वही आपका दृश्य साधन होता है। उदाहरण क्या है आपका, मानचित्र, मॉडल, चित्र और श्यामपट्ट। अगला है आपका श्रव्य साधन। अब श्रव्य में क्या होता है, सुनना होता है। तो श्रव्य साधन का क्या होगा, वे साधन जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, उसे श्रव्य साधन कहते हैं, ठीक। उदाहरण क्या है आपका, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। क्या है आपका, टेप रिकॉर्डर और रेडियो, ये आपके श्रव्य साधन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 15। पूछा है क्वेश्चन में आपके, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो कोनर पुत्रेण जातेन न विद्यान न धार्मिक कारेण च सुच्छा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम। ठीक, इसका अर्थ जो है हिंदी में लिखना है। इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि जिस प्रकार कानी आंख केवल पीड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार ऐसे पुत्र होने का क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही धार्मिक। यानी कहने का मतलब ये है कि, फिर से आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। कौन पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक, यानी ऐसे पुत्र होने से क्या मतलब है, जो न कि विद्वान हो और ना ही धार्मिक हो, बल्कि वो क्या हो, जैसे कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है जिसकी आंख नहीं होती, जो देख नहीं सकता, उसे पीड़ा देता है, तो सेम उसी तरीके से ऐसे पुत्र होने से क्या मतलब है, जो ना विद्वान हो और ना धार्मिक हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। देखिए कितना क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ बना है आपका, और आपका ये हुआ, ये 1 नंबर यहाँ बना है, 3 नंबर से आया है आपके, 3 नंबर और प्लस ये 1, 4 नंबर से आपको पूछा है सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी फल के नाम। और देखिएगा, और यहाँ पे 15 से 20 तक के संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में 2 नंबर यहाँ से देना। वही मैं आपको बोल रही हूँ, चीजों को याद कर लीजिए, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जिन बच्चों को संस्कृत वीक है वो यही काम करें। अभी भी लगभग कह सकते हैं 1 महीने का टाइम है, इसमें आप जी तोड़ मेहनत करके पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है, तो देखते हैं कौन कौन से आपके शब्द हैं। गोधूम को बोलते हैं
गेहूं। गोधुम है आपका संस्कृत, इसको हिंदी में गेहूं बोलते हैं। तक्रम को बोलते हैं छाछ, यानी जो मट्ठा नहीं होता है उसको संस्कृत में तक्रम बोलते हैं और इसको हिंदी में छाछ बोलते हैं। द्राक्षा, द्राक्षा को हिंदी में अंगूर बोलते हैं। कदली फलम, कदली फलम को हिंदी में केला बोलते हैं। द्विदलम, द्विदलम को हिंदी में दाल बोलते हैं। बदरी फलम, बदरी फलम को हिंदी में बेर बोलते हैं। लोचनम, लोचनम को हिंदी में आंख बोलते हैं। और पंख, पंख को हिंदी में लंगड़ा बोलते हैं। तो ये आपका संस्कृत का शब्द है और ये आपका हिंदी में उसका अर्थ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोधुम को गेहूं बोलते हैं, तक्रम को छाछ बोलते हैं, द्राक्षा को अंगूर बोलते हैं, कदली फलम को केला बोलते हैं, द्विदलम को दाल बोलते हैं, बदरी फलम को बेर बोलते हैं, लोचनम को आंख बोलते हैं और पंख को आपको लंगड़ा बोलते हैं। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 17। इसमें पूछा था आपसे 15 से लेके 20 तक आपको संस्कृत में संख्याओं के नाम लिखने हैं। तो देखिएगा, 15 को संस्कृत में बोलते हैं पंचदशन। ठीक, पंच यानी 5 होता है और दशन यानी 10, 10 + 5 15। ठीक है, 15 को पंचदशन बोलते हैं, 16 को षोडशन बोलते हैं, 17 को सप्तदशन बोलते हैं, 18 को अष्टदशन बोलते हैं और 19 को देखिएगा नवदशन भी बोलते हैं, एकोन विसंति भी बोलते हैं और आपका उन विसंति भी बोलते हैं। ठीक, और 20 को आपके विसंति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसंति। चल प्रश्नोत्तर नंबर 18 देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है आपका, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो देख लेते हैं। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। तो पहला है आपका, वृक्षे त्रय पत्राणि सन्ति। वृक्ष पर यानी वृक्षे 3 पत्ते, यानी 3 का त्रय हो गया, पत्ते का पत्राणि हो गया, है का संति हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, वह विद्यालय से आता है। वह विद्यालय से आता है। तो वह विद्यालय से आता है का क्या होगा? वह का स होगा। विद्यालय से तो विद्यालयात, आता है का अगत आगच्छत। ठीक, वह विद्यालय से आता है, सह विद्यालय विद्यालयात आगच्छत। वह विद्यालय से आता है। अब देखिएगा अगला क्या है। अगला है आपका, राम के पास 2 फूल हैं। ठीक, क्या है? राम के पास 2 फूल हैं। तो राम के पास ना, राम के पास का रामेशु। ठीक, 2 फूल है, 2 का द्वि हो जाएगा, फूल का पुष्पम हो जाएगा और है का अस्तु हो जाएगा। रामेशु द्विपुष्पम अस्तु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा लास्ट क्वेश्चन। राम ने रावण को मारा। ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। राम ने रावण को मारा। तो राम रावणम हतवान, यानी राम ने रावण को मारा। राम ने का राम, रावण को का रावण, मारा का हतवान। ठीक, राम रावणम हतवान, ये आपका चारों जो है अनुवाद है। अब एक चीज ये देखिएगा, कल हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे और चीजें आपको ये बतानी थी कि अगर मैंने अभी आपको बीच में बताया कि अगर संस्कृत वीक है तो आप ये काम करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको जो है इस सब क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ चाहिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम टेलीग्राम आईडी पे शेयर कर दूंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और फिर कल की क्लास में हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।